हेलो एवरीवन, दिस इज जिशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी ईवीएस की सीरीज। और इस सीरीज में आज है हमारा डे 7। इससे पहले 6 लेक्चर्स हम कर चुके हैं और हर लेक्चर में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आज की इस क्लास में भी हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें थ्योरी के साथ साथ पेडागोजी भी इन्वॉल्व होती है। और अगर साथ साथ में अगर कोई चैप्टर की समरी पूछ ली, मतलब चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, तो उसकी समरी भी हम साथ साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। बट आज की ये जो सीरीज है जिसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, आज की सीरीज में चैप्टर की समरी नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। प्रीवियस बेस्ट तो हर आज नहीं है तो नेक्स्ट वाले में मिल जाएगी आपको। हर 15 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन, जितने भी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, एक सेट अगर लगा लो तो एक सेट में हम 2 से 3 चैप्टर तो डिस्कस कर ही लेते हैं। आज की सीरीज में नहीं है चैप्टर वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज में आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब जो समरी वाले स्टोरी वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम चैप्टर भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ, तो आज हम चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे कोई भी। उसके अलावा जो 15 क्वेश्चन है हम इन डिटेल डेप्थ में डिस्कस करेंगे, और इसमें आपकी थ्योरी प्लस पेडागोजी दोनों ही साथ साथ चलेगी। एंड अभी तक अगर देखा जाए ना, तो टोटल आपके कितने 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। हर लेक्चर में हम 15 क्वेश्चन करते हैं, तो उस हिसाब से हमारे टोटल 90 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस हो चुके हैं ईवीएस के, है ना। तो अगर आप पेपर तक ये वाली सीरीज भी देख लेते हो तो आपका पेपर रोकने से, मतलब पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। जस्ट अगर आप ये वाली सीरीज भी देख रहे हो तो ठीक है। तो इस सीरीज में आप बने रहिए, सीरीज को देखते रहिए, और सारी चीजें हम साथ लेके चल रहे हैं, थ्योरी भी, चैप्टर भी, पेडागोजी भी। तो इट इज मोर देन एफिशिएंट, है ना, मोर देन सफिशिएंट, नॉट एफिशिएंट। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड आज है हमारा डे 7, क्लास 7th है आज इस टॉपिक की। ये जो नोट्स हैं आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर वांट्स टू सेलेक्ट सिंक्रोनस कम्युनिकेशन विद हर स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग ईवीएस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शी चूज। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करना है टीचर को। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है जहां पे सेंडर और रिसीवर ना दोनों ही एक्टिवली एंगेज्ड हैं, ठीक है, दोनों ही एक्टिवली एंगेज्ड हैं, सेंडर भी और रिसीवर भी, स्टूडेंट भी और टीचर भी, दोनों ही एक्टिवली एंगेज्ड हैं। उसे कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मतलब दोनों एक साथ बिजी हैं, एक दूसरे के साथ एंगेज्ड हैं, ठीक है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रहा है? साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, है ना। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय पर जो है वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक ही समय पर एक्टिव हैं दोनों ही, सेंडर भी और रिसीवर भी। सेंडर में मान लीजिए आप टीचर है और रिसीवर में स्टूडेंट है, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, नीचे 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक ही समय पर बिजी हैं, एक्टिवली एंगेज्ड हैं? सो फोन कॉल पे तो एक्टिवली एंगेज्ड होंगे दोनों ही, एक बोल रहा होगा, एक सुन रहा होगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर वो सुनेगा। बट प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में एक्टिवली एंगेज नहीं होंगे दोनों, इसमें सिर्फ एक ही बोल रहा होगा और दूसरा तो प्री रिकॉर्डेड है ना, तो वो अपना रिस्पॉन्स नहीं रख पाएगा, अपनी बात नहीं रख पाएगा। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हुआ। सेकंड है ईमेल। ईमेल में भी जब ईमेल सेंड कर रहा है तो हो सकता है ईमेल देखने वाला बाद में देखे, कब देखे, सेम समय पे, सेम टाइम पे एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व नहीं है ना। सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल्स, ये भी नहीं है। हमें बताना जिसमें सारे ऑप्शन जो हैं, सारे ऑप्शंस में टीचर और स्टूडेंट एंगेज्ड हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, ब्लॉग्स, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन 4 है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सेशंस और फोन कॉल। वीडियो कॉलिंग में भी, ऑनलाइन चैट सेशन में भी, फोन कॉल्स में भी, तीनों ही केस में जो टीचर है और स्टूडेंट है दोनों ही एक्टिवली इन्वॉल्व है, ठीक है। टीचर अपनी बात बोलेगा, स्टूडेंट सुनेगा, फिर स्टूडेंट अपनी बात बोलेगा, टीचर सुनेगा, तो दोनों ही एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। इन दोनों केसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व है। उस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ थीम ट्रैवल railway station depict utilization of a community resource in EVS, which of the following will complete theme food? यदि थीम यात्रा में रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन को? मतलब अगर हम थीम ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें अगर हम रेलवे स्टेशन को दिखा रहे हैं, रेलवे स्टेशन को दिखा रहे हैं या फिर बस स्टैंड को दिखा रहे हैं या फिर एयरपोर्ट्स को दिखा रहे हैं, तो इस मतलब हम ट्रैवलिंग की थीम को शो कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं, है ना।
उस हिसाब से जो फूड का थीम है, फूड के थीम के लिए आप इन चारों में से किसे चूज करोगे? एग्रीकल्चर फार्म को, फॉरेस्ट को, शॉपकीपर या फार्मर को? तो इन चारों ऑप्शंस में से देखा जाए तो फूड थीम को कौन फुलफिल कर रहा है? दैट इज एग्रीकल्चर फार्म। एग्रीकल्चर फार्म जो खेतीबाड़ी होती है उसमें हम फूड को दर्शा सकते हैं कि किस तरह से फूड को ग्रो किया जाता है, किस तरह से फार्मर जो उसमें काम करते हैं, किस तरह से आप तक वो फूड पहुंचता है। तो एग्रीकल्चर फार्म जो खेतीबाड़ी है उसके थ्रू हम फूड के थीम को शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉरेस्ट में नहीं, शॉपकीपर भी नहीं, फार्मर भी नहीं। फार्मर तो एग्रीकल्चर फार्म में ही आ जाएगा ना, तो एग्रीकल्चर फार्म जो है एक वास्ट टॉपिक हो गया, ठीक है। तो फूड थीम के लिए एग्रीकल्चर फार्म जो है, कृषि फार्म जो है वो सही रिसोर्स हो जाएगा, कम्युनिटी रिसोर्स, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। Next question है, why teaching EVS? A teacher statement question which encourages student to elaborate on an answer either on their own or from the response of their peer is EVS शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान, ये एक शिक्षक जो प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब एक टीचर है ना, वो अपने बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है, अब उस क्वेश्चन को या तो वो खुद से बता रहा है या फिर अपने साथियों की प्रतिक्रिया को सुन के उत्तर दे रहा है। या तो उसको आंसर पता है या फिर उसके साथियों ने जो आंसर बताया है उसकी हेल्प से वो अपना आंसर जोड़ के बता रहा है, अपना आंसर बता रहा है। तो इस तरह के आंसर को हम क्या कहेंगे? प्रोविंग कहेंगे, कंडीशनिंग कहेंगे, चेनिंग कहेंगे या ट्रायल एंड एरर कहेंगे? तो इस तरह का जो क्वेश्चन है जहां पे बच्चा जो है या तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन बता रहा है या फिर अपनी उसके पियर ने, उसके क्लासमेट ने, उसके फ्रेंड ने जो आंसर दिया है उसकी हेल्प से उस क्वेश्चन को कंप्लीट करके बता रहा है, उस तरह के क्वेश्चन को हम कहेंगे प्रोबिंग, ठीक है। प्रोबिंग में क्या होता है ना, टीचर जो है बच्चे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहती है, बच्चे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहती है। मान लीजिए टीचर ने बच्चे से पूछा कि व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर, ठीक है। फिर वो पूछेगी कि व्हाट हैपन इफ दे डू नॉट गेट वाटर, मतलब वो क्वेश्चन को डीपली पूछ रही है, डीपली अंडरस्टैंडिंग हो उस बच्चे की, इसलिए वो क्वेश्चन को आगे से आगे पूछ रही है ताकि बच्चा उसके कॉन्सेप्ट को डीप अंडरस्टैंडिंग हो उस कॉन्सेप्ट की। तो क्वेश्चन जो है वो उसको क्वेश्चन को पूछ रही है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, व्हाई, हाउ, ठीक है, रीजन पूछ रही है उससे। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रोविंग में आ जाते हैं। उसके अलावा अगर कंडीशनिंग, चेनिंग और ट्रायल एंड एरर की बात करें तो कंडीशनिंग में क्या होता है ना, बच्चे को कंडीशनिंग में टीचर क्या है, सिंपल क्वेश्चन पूछेगी पहले, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछेगी जो उसने या फिर टीचर ने पहले क्वेश्चन पूछा होगा उससे रिलेट करता हुआ दूसरा क्वेश्चन पूछेगी। उस तरह के क्वेश्चंस को कहते हैं कंडीशनिंग, जहां पे बच्चे को मेंटली प्रिपेयर किया जाता है आंसर देने के लिए। चेनिंग में बात किया जाए, चेनिंग में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछेगी, छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगी, मतलब छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन तक जाएगी वो, जिसमें सबसे पहले पूछेगी वेयर डज फूड कम फ्रॉम, ठीक है। मान लो स्टूडेंट ने आंसर दिया फ्रॉम प्लांट्स, फिर टीचर पूछेगी हु ग्रो प्लांट्स, तो बच्चे ने आंसर किया कि फार्मर्स। फिर टीचर आंसर पूछेगी कि व्हाट रिसोर्सेज डू फार्मर यूज। तो इससे क्या बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग जो है डेवलप होती है, वो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछ रही है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हुए लॉन्ग क्वेश्चन तक जा रही है, ठीक है। उसके अलावा है ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर में टीचर जो है बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछ रही है जिसमें बच्चा जो है गलतियां करके अपने आंसर तक पहुंचेगा। मान लो टीचर ने पूछा कि विच मटेरियल फ्लोट्स ऑन वाटर, तो बच्चे को नहीं पता, मान लीजिए बच्चे ने कहा कि वुड, या बच्चे ने कह दिया, फ्लोटिंग का पूछा है ना, तो बच्चे ने कह दिया स्टोन। तो फिर टीचर बताएगी कि स्टोन को अगर हम पानी में डालें तो स्टोन तो डूब जाएगा। फिर बच्चा जो है नेक्स्ट पे जाएगा कि कोई बच्चे को वो थोड़ा सा हिंट देगी कि कोई जो हल्की चीज होगी वो जो है पानी में फ्लोट करेगी। तो बच्चा फिर आंसर करेगा कि प्लास्टिक, या फिर प्लास्टिक से बना हुआ कोई भी टॉय, तो वो डूबेगा नहीं, वो डूबेगा नहीं, वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, है ना। तो इस तरह के ट्रायल एंड एरर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बच्चा मिस्टेक करता भी है तो टीचर उसकी हेल्प करेगी, क्योंकि बच्चा जो है अपनी गलतियों से ही सीखता है ना। तो जो ये वाला क्वेश्चन था आपका कि जो बच्चा क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, क्वेश्चन को इलेबोरेट कर रहा है, इलेबोरेट जहां पे इलेबोरेट कर रहा है, मतलब किसी टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछा तो बच्चा इलेबोरेट कर रहा है, या तो उसको खुद को आंसर आता है तो उसके थ्रू उसने इलेबोरेट किया, या फिर उसने पीयर की जो बाकी बच्चों से मैम ने क्वेश्चन पूछा था, टीचर ने क्वेश्चन पूछा था, उन क्वेश्चन के जो बच्चों ने आंसर दिए उसकी हेल्प से उसने अपना एक आंसर बनाया, उसको इलेबोरेट किया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं प्रोबिंग। इस तरह की जो हमारी ये है क्वेश्चन पूछने की जो प्रोसेस है, इस तरह की प्रोसेसिंग को कहते हैं प्रोबिंग, ठीक है।
और कंडीशनिंग, चेनिंग और ट्रायल एरर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मैंने बता दिया। कंडीशनिंग में क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगी। चेनिंग में है क्या है, छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछते हुए लास्ट बड़े क्वेश्चन पे पहुंचेगी। एंड ट्रायल एंड एरर में बच्चा गलतियों से सीख के फिर अपने सही आंसर तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, प्रोविंग में डीपर क्वेश्चन पूछा जाता है, कंडीशनिंग में बच्चे के माइंड को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और चेनिंग में क्या है, आइडियाज को लिंक किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। क्लियर। और ट्रायल एंड एरर में लर्निंग की जाती है लर्निंग बाय ट्राइंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनीता प्रिपेयर अ यूनिट प्लान टू टीच द थीम फैमिली, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द टाइटल ऑफ हर यूनिट प्लान। मतलब टीचर अनीता ना परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना का शीर्षक होगा, कौन सा एक टाइटल होगा उसकी थीम फैमिली के लिए, कौन सा एक टाइटल सही रहेगा। माइग्रेटिंग फैमिलीज, या फिर टाइप ऑफ फैमिलीज पढ़ा दी जाए, या फिर रिलेशनशिप विद इन अ फैमिली बता दिया जाए, या फिर फैमिली में रिलेशनशिप भी हो, जेंडर रोल भी हो, ऑक्यूपेशन भी हो, सोशो कल्चर एंटाइटी भी हो, हर चीज इन्वॉल्व हो। तो जो फोर्थ ऑप्शन है कि परिवार थीम पढ़ाने के लिए उसको ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो टाइटल है, ये रखना चाहिए अपनी यूनिट प्लान के लिए, जिसमें परिवार से रिलेटेड हर एक चीज इन्वॉल्व हो, रिलेशनशिप, जेंडर रोल, ऑक्यूपेशन, सोशल कल्चर एंटाइटी, हर एक चीज जो है इन्वॉल्व हो। तो जो फोर्थ ऑप्शन है, दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, Miss Sheetal like to use stories and poems in the primary classes to explain various concepts of EVS. The most appropriate logic for her using stories and poem is, मतलब एक टीचर है जो अपनी क्लास में पोम्स और स्टोरीज के थ्रू बच्चों को सिखा रही है। एक मिनट, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? नहीं, एक टीचर है जो बच्चों को स्टोरीज और पोम्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को सिखा रही है ईवीएस के। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिक फॉर हर यूजिंग स्टोरी एंड पोम इज टू, क्यों यूज कर रही है वो, ताकि कंप्लीट द ईवीएस सिलेबस एज वेल एज स्टूडेंट हैव हर्ड देम बिफोर कमिंग टू स्कूल, ताकि वो जल्दी जल्दी ईवीएस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दे और विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुनना हो। ऐसा नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को। बी है, इनकरेज द स्टूडेंट्स टू राइट देयर ओन पोम्स एंड स्टोरीज, बच्चों को इनकरेज करे कि बच्चा अपनी पोम्स जो है, अपनी स्टोरीज और अपनी पोम्स जो है वो खुद से लिखे। मेक द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज एंड कल्चर, कि बच्चों को अवेयर किया जाए डाइवर्सिटी की, कितनी हमारी लैंग्वेज और कल्चर में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विभिन्नता है, हर जगह पे डिफरेंट लैंग्वेज यूज की जाती है, हर जगह का अपना अलग कल्चर है। या फिर मेक द लेसन्स मोर इंटरेक्टिव, इंजॉइंग एंड इंटरेस्टिंग, और या फिर बच्चों को जो लेसन्स है ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए वो स्टोरीज और पोम्स का यूज करती है। तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं बी सी डी, वो इसलिए भी यूज कर रही है ताकि वो बच्चों को इनकरेज कर सके, अपनी शब्दों में अपनी मन की बात वो पोम्स या स्टोरीज के थ्रू बता सके। या फिर मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज और कल्चर, हर लैंग्वेज में मतलब हर जगह का अलग एक लैंग्वेज होती है, अलग एक कल्चर होता है, तो बच्चा जो है उस चीज को सीख सके। उसके अलावा मेक द लेसन को ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ताकि बच्चा जो है इंजॉय होके उस चीज को सीख सके, ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो पोम्स और स्टोरीज का यूज करती है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है बी सी डी, ये तीनों राइट ऑप्शन है, बी सी डी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, चीजों को सीखने के लिए, ताकि एक्टिवली बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, लर्निंग जो है इंजॉयबल तरीके से हो, इंटरेक्टिव वे में हो। ठीक है, उनका जो दिमागी विकास है वो अच्छे से हो, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग लगाना सीख जाएं। ठीक है, तो इस तरह की चीजों के लिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ना कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी सी एंड डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ईवीएस टीचर, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया शायद, हाँ, which of the following option is a major objective of teaching EVS from class 1 to 5? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक EVS पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? कक्षा 1 से 5 तक जो EVS पढ़ाई जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? ताकि एक्वायरिंग स्किल्स टू कैरी आउट हैंड ऑन एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली,
preparing students for studying science at the middle level, developing in depth understanding of the basic concept of the object. बेसिक कॉन्सेप्ट की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाए बच्चे को 5th क्लास तक ही, ऐसा करने के लिए जी नहीं। हेल्पिंग लर्नर लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ईवीएस स्कूल में बच्चों को इसलिए पढ़ाई जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो विद्यार्थी, सॉरी टिक करना था, क्रॉस कर रही हूँ मैं, जो विद्यार्थी है उनको कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। मतलब बच्चे ने जो क्लासरूम में सीखा है वो उसको बाहर अप्लाई कर पाए। जो भी क्लास में बच्चा सीख के जा रहा है वो उस नॉलेज को बाहर भी अप्लाई, बाहर की दुनिया में भी अप्लाई कर पाए, इसलिए बच्चे को ईवीएस पढ़ाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए क्लास में बच्चे को समझाया गया कि वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, ठीक है, बच्चे को वेस्ट मैनेजमेंट के लिए के बारे में बताया गया कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, और हमें वेट और ड्राई वेस्ट अलग अलग रखने चाहिए। तो बच्चे ने क्या किया, घर गया और जब उसने वेस्ट, जो उसके घर का वेस्ट था, उसको अगर थ्रो करेगा तो वो ड्राई वेस्ट को ड्राई डस्टबिन में फेंके, वेट वेस्ट को वेट डस्टबिन में फेंके। उसने घर जाके एक डस्टबिन बनाया अपना, एक ड्राई डस्टबिन, एक वेट कूड़े के लिए डस्टबिन, और उसने उस कूड़े को, ड्राई वाले कूड़े को ड्राई में फेंका, वेट वाले कूड़े को वेट में फेंका। तो इससे क्या हो रहा है, उसने डस्टबिन का यूज करना सीखा एंड ही और शी अवॉइड थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड। तो इससे क्या है, बच्चा डायरेक्टली चीजों को सीख रहा है, डायरेक्टली उसको अप्लाई कर रहा है डेली लाइफ में। तो जो उसने स्कूल में सीखा उसको डेली लाइफ में वो यूज कर रहा है। सो दैट इट हेल्प्स लर्नर लिंक क्लासरूम लर्निंग टू आउटसाइड द स्कूल। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an EVS teacher demonstrate an experiment in class in which an egg sinks in a tumbler with water but floats upon adding salt to the water. Which of the following is the most appropriate explanation she can give to students inquiry? एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? देखो, एक टीचर है, उसने क्या किया, एक वाटर लिया टम्बलर में, एक बीकर में, उसमें एक एग को डाल दिया और वो एग क्या कर गया, सिंक कर गया। अब उसने क्या किया, उस सेम टम्बलर में या फिर एक और टम्बलर लिया, उसमें उसने अब सॉल्ट ऐड करना शुरू कर दिया। उसने सॉल्ट ऐड किया, 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, ठीक है। अब एक टाइम आएगा जब ये जो एक टाइम आएगा जब ये एग जो है ना, जब इसने दोबारा से एग डाला तो वो एग फ्लोट करना शुरू कर गया। और इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पिछले जितने भी मैंने 90 क्वेश्चन अभी तक आपसे डिस्कस किए हैं, 2 से 3 बार तो ये क्वेश्चन आ ही चुका है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आता है, इस बार एग को लेके आ गए हैं वो कॉन्सेप्ट में। बट इनका जो कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज तैर रही है बट नमक डालने पे, सॉरी, कोई चीज डूब रही है बट नमक डालने पे वो चीज फ्लोट कर रही है। ऐसा क्यों? ऐसा बिकॉज ऑफ डेंसिटी। बिकॉज सॉल्ट क्या कर रही है, इस पानी की डेंसिटी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो बॉइंट फोर्स है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो भी ज्यादा लगेगी। अगर किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये जो बॉइंट फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगी वो भी ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये डूबेगा नहीं, फ्लोट करेगा, है ना। सॉल्ट ऐड करने पे क्या हो गया, वाटर की डेंसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से अंडा जो है डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा, ठीक है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स क्या होती है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है पानी में, जो इस चीज को डूबने नहीं दे रही है, दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। तो सॉल्ट डालने पर ये चीज जो है, ये एग जो है फ्लोट करेगा। अब which of the following is the most appropriate explanation she can give to student inquiry? Allow each student to conclude on their own by adding different items in water, या कि वो बच्चे को डिफरेंट आइटम्स जो है ऐड करने के लिए कहे, या द एग फ्लोट ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर, या बच्चे को बता दे कि एग जो है डेंसिटी की वजह से फ्लोट कर रहा है। यू विल लर्न द करेक्ट रीजन इन हायर क्लासेस, या फिर वो बच्चे को बोलेगी इसका जो रीजन है ना तुम अभी नहीं पढ़ोगे, अभी तुम सीखने लायक हो नहीं, तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ऐसा कह दे। या फिर कंडक्ट एंड ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ताकि वो बच्चों के सामने प्रैक्टिकल करे, प्रैक्टिकल करके दिखाए डिफरेंट लेवल का सॉल्ट। मतलब यहाँ मान लीजिए उसने 2 चम्मच डाले, फिर उसने 4 चम्मच डाले, फिर उसने 6 चम्मच डाले। तो इस तरह से बच्चों के सामने जब वो प्रैक्टिकल करके दिखाएगी तो बच्चों के माइंड में रहेगी ये चीज और ईजिली उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, डायरेक्टली वो चीजों को सीख पाएंगे कि जब कम नमक डाला तो वाटर की डेंसिटी इतनी नहीं बढ़ी, बट 4 या 6 चम्मच डालने पे वाटर की डेंसिटी बढ़ गई,
गई और जब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें डाला तो वो जो फ्लोट करना शुरू हो गया। तो जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन, कि अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। बच्चे उस चीज को देखें और करके देख के फिर वो घर पे हैंड ऑन एक्टिविटी करके सीखें, इस चीज को करें, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए उन चीज में उनके बच्चों के माइंड में रहे ये चीज कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अगर सॉल्ट डाला तो उससे डेंसिटी इंक्रीज की जिसकी वजह से जो बॉइंट फोर्स है वो भी इंक्रीज की और जो चीज है, जो ऑब्जेक्ट है, वो फ्लोट करना शुरू हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एक असर्शन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दी है कि लर्निंग ऑफ ईवीएस नीड्स टू बी ओरिएंटेड टू प्रोसेस स्किल रिलेटिंग टू ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, कि ईवीएस को सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। मतलब अगर आपको बच्चे को ईवीएस पढ़ाना है तो उसके लिए बच्चों को ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, ये सब चीजें जो प्रोसेस स्किल्स हैं वो उनके डेवलप होने चाहिए, उनके बारे में उनको पता होना चाहिए। रीजन है कि थ्रू acquiring various process skills, the learning outcome of EVS learning are expected to be achieved, कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के लिए माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। मतलब अगर बच्चा जो है इन प्रोसेस स्किल्स के थ्रू लर्निंग करेगा, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के थ्रू अगर बच्चा लर्निंग करता है तो उससे जो उसका आउटकम होगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा ही होगा। उसका जो गोल होगा, जो लर्निंग गोल था उसका, वो उसको अचीव कर पाएगा थ्रू दीज प्रोसेस स्किल्स। तो जो ऑप्शन, जो असर्शन है दिस इज ट्रू, और जो रीजन है दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि स्टूडेंट्स आर एबल टू अचीव द लर्निंग गोल्स थ्रू दीज ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, थ्रू दीज प्रोसेस स्किल्स। बच्चा जो है उन चीजों को अच्छे, उसका जो लर्निंग आउटकम है, उसका जो गोल है, उसको वो मिल जाएगा इन अगर प्रोसेस स्किल्स को वो फॉलो करता है तो। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड जो है राइट ऑप्शन होगा आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईवीएस टीचर शुड ले एम्फेसाइज ऑन डैश व्हाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट के लिए टीचर जो है क्वेश्चन पेपर बना रही है, तो एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। तो उस टीचर को प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस चीज पर जो है ज्यादा ध्यान देना चाहिए? लेंथ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर कितना लंबा रखे इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, या फिर कंटेंट कवरेज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन पेपर की जो कंटेंट बच्चों को कराया गया है क्लास में वो सारा उस क्वेश्चन पेपर में कवर हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, और उसका उद्देश्य जो है वो जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस के लिए हम वो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं वो उसका उनका फुलफिल हो जाए। टोटल मार्क्स और कंटेंट कवरेज की मार्क्स के लिए बना रहे हो आप क्वेश्चन पेपर, या लेंथ एंड टोटल मार्क्स, वो कितना लंबा होना चाहिए और कितने नंबर का होना चाहिए, ये आप ध्यान रखोगे। तो क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए आपको जो सेकंड ऑप्शन है उसका ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र की जो सामग्री है, जो कवरेज है, जो क्लास में कंटेंट पढ़ाया गया है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है या नहीं। जो जो क्लास में बच्चे को कराया गया है क्वेश्चन पेपर में वही पूछा है, कि ऐसा तो नहीं क्लास में कुछ और कराया और क्वेश्चन पेपर में आप कुछ और ही पूछ रहे हो, है ना, और उसका उद्देश्य क्या है। तो ये चीजें आपको अपने क्वेश्चन पेपर जो बनाना है उसके लिए इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो आपने क्लास में कराया है उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग आउटकम इन ईवीएस फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। क्लास थर्ड के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? ठीक है, लर्निंग आउटकम नहीं है। लर्निंग आउटकम होता क्या है एक्चुअली, व्हाट लर्नर इज एबल टू डू आफ्टर लर्निंग, मतलब लर्नर ने, स्टूडेंट ने कुछ सीखा तो उसको वो उसने उससे लर्न क्या किया, उसने जो लर्निंग हुई है उसकी क्लास में उसने उस चीज से क्या सीखा, उसको जो क्लास में पढ़ाया गया है उससे उसने क्या सीखा, तो दैट इज लर्निंग आउटकम। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा जो है इट इज नॉट अ लर्निंग आउटकम, किसमें लर्निंग आउटकम नहीं हो रही है? सॉरी, वॉइस ओपिनियन ऑन गुड एंड बैड टच, कि बच्चे को गुड और बैड टच के बारे में बताया गया क्लास में और उसके ऊपर वो अपना वॉइस ओपिनियन मतलब अपनी एक
समझ जो है मतलब अपने पॉइंट्स जो है अपने पॉइंट्स में उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, दैट इज वॉइस ओपिनियन, मतलब अपने शब्दों में उस चीज को बयान कर रहा है, उसको बता रहा है। तो ये तो आउटकम हुआ ना, लर्निंग आउटकम। उसे गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाया गया है, जिसके बारे में वो अपने वर्ड्स रख रहा है, वो अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहा है। सो दिस इज ट्रू, इसमें तो लर्निंग आउटकम हो रही है। जो सेकंड ऑप्शन है कि वॉइस ओपिनियन ऑन इश्यूज, जो वॉइस ओपिनियन है, सेकंड ऑप्शन है voice opinion on issues observed, experienced and relates to social practices such as discrimination in ownership resources। कि अपनी बात रखना ऑन कौन से इश्यू पे, एक्सपीरियंस एंड रिलेटेड टू सोशल प्रैक्टिसेस सच एज डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के ऊपर, या ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें कोई लर्निंग आउटकम नहीं हो रहा, उनको इस तरह की कोई लर्निंग आउटकम नहीं करवाया जा रहा है। थर्ड ऑप्शन है ऑब्जर्व रूल इन अ फ्यू लोकल इंडोर आउटडोर गेम्स, उसे कुछ रूल्स सिखाए गए हैं इंडोर और आउटडोर गेम्स के, और वो उन रूल्स को अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ तो उसका जो लर्निंग आउटकम है वो हो रहा है। उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन है आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ क्लासरूम। मान लीजिए उसको क्लास में डायरेक्शन टॉपिक पढ़ाया गया, अब बच्चा जो है अपनी क्लास की डायरेक्शन को इजीली बता सकता है कि मेरी जो क्लास है वो ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में है, या फिर साउथ ईस्ट में है, या फिर नॉर्थ वेस्ट में है, या फिर साउथ वेस्ट में है। तो डायरेक्शंस के बारे में उसको पता है, वो बता पा रहा है, इट मीन्स लर्निंग आउटकम हुई है। कौन से एक ऑप्शन में लर्निंग आउटकम नहीं हुई है कि देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना, उसने देखा है कुछ और उस पर उन मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में मतभेद। तो ये उसके जो थर्ड क्लास का बच्चा है ना, उसके लेवल का नहीं है, ये थोड़ा हाई क्लास चला गया। ठीक है, थर्ड क्लास के बच्चे को ध्यान में रखते हुए कौन सा एक लर्निंग आउटकम नहीं है, ऑप्शन 2 जो है दैट इज नॉट लर्निंग आउटकम फॉर थर्ड क्लास स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू सिलेक्ट ईवीएस टेक्स्ट बुक फॉर योर स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd to 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। ठीक है, आप किस चीज को ध्यान में रखते हुए बुक्स की सिलेक्शन करोगे कि पिक्चर इन द बुक शुड बी बिग एंड कलरफुल, जो पिक्चर है वो काफी बड़ी होनी चाहिए और कलरफुल होनी चाहिए। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट के मेंटल लेवल के हिसाब से ही लैंग्वेज होनी चाहिए। इस हिसाब से तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मेंटल लेवल थोड़ा लो होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको हम नीचा दिखाने के लिए उनके हिसाब से लैंग्वेज में बुक्स रखे। हमें जो क्लास को बनाना है होमोजीनस नहीं बनाना ना, हेट्रोजीनस बनाना है, तो मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बुक्स में लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। थर्ड है द टेक्स्ट बुक शुड बी इलिस्ट्रेटेड एंड अपीलिंग टू स्टूडेंट्स। फोर्थ है द टेक्स्ट बुक शुड बी चाइल्ड ओरिएंटेड एंड डिवाइड ऑफ एनी स्टीरियोटाइप और डेरोगेटरी एटीट्यूड्स बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है इन तीनों में से दैट इज ऑप्शन नंबर 4 कि पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, उसमें लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। कोई भी ऐसी रूढ़िवादी बात नहीं होनी चाहिए, जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कास्ट के बारे में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए क्लास और रिलीजन को लेके भी। ठीक है, और कोई अपमानजनक बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है अपनी 3rd to 5th क्लास की बुक्स में। तो जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें स्टेटमेंट और रीजन दिया है। स्टेटमेंट है, एट द प्राइमरी लेवल ईवीएस हैज थीम इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स। प्राइमरी लेवल में ना टॉपिक्स के अलावा मतलब टॉपिक्स को छोड़ के थीम दिए होते हैं। दस में टॉपिक्स नहीं होते, थीम होते हैं। जैसे फूड का थीम हो गया तो उसमें फूड के बारे में पढ़ाया जाएगा, सॉइल का थीम हो गया तो उसमें सॉइल के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये जो थीम वेस्ट है, रीजन दिया हुआ है कि ये जो थीम वेस्ट ईवीएस लर्निंग है इज इजी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू टॉपिक्स। तो एक अभिकथन ये है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, और इसका कारण ये है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन है ना, दोनों ही सही है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू। असर्शन और रीजन दोनों ही इसमें सही है, क्योंकि जो इसमें थीम दिए होते हैं जैसे फूड है या सॉइल है, तो बच्चा उस थीम को
पढ़ के उसके माइंड में आ जाता है कि हम आज फूड के बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो थीम से जो पढ़ाई करना है दैट इज मोर इजी एज कम्पेयर टू टॉपिक्स। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ऐसा तो नहीं बोलती जा रही हो और सुनते जा रहे हो, आपके दिमाग में जा ही नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ से तो मैं काफ़ी इजी वे में ही समझा रही हूँ आपको। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप एक बार मुझे कॉमेंट करके बता देना कि अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो। बाकी मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि दिस इज ऑल गुड। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Next question is, you want to encourage hand-on activities for student of EVS. Which of the following is the most appropriate activity? मतलब आप EVS के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चा जो है हैंड ऑन एक्टिविटीज ज्यादा करे, तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया, कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? कहाँ जो है इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटीज करके सीख सकता है? सो मैप रीडिंग फ्रॉम अ ग्लोब, ग्लोब से उसने मैप रीडिंग कर ली, तो इसमें कुछ हैंड ऑन एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, बच्चा एक्टिवली तो इन्वॉल्व नहीं है इसमें। उसके अलावा सेकंड है कलेक्टिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज के कॉइन कलेक्ट करने में भी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट कहाँ हुई बच्चे की। थर्ड है डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटीरियल, बच्चा जो है ईवीएस की किट प्रिपेयर करेगा फ्रॉम अवेलेबल मटीरियल। ईवीएस की किट में कोई भी सामान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें बताना है, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो छोटी छोटी चीजें कलेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिकल की वायर्स, सेल्स, इस तरह की चीजें कलेक्ट कर सकता है। या फिर उससे भी इजी देखा जाए तो अगर बच्चों को हमें प्लांट्स के बारे में बताना है, तो वो बच्चा जो है डिफरेंट टाइप के प्लांट्स कलेक्ट कर सकता है, डिफरेंट टाइप की सॉइल कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो या डिफरेंट टाइप के फ्लावर कलेक्ट कर सकता है, तो या लीफ कलेक्ट कर सकता है, छोटी छोटी चीजें कलेक्ट कर सकता है, अपनी ईवीएस किट बना सकता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होगा। ड्रॉ पार्ट्स ऑफ अ डिफरेंट प्लांट्स ऑन अ चार्ट, की डिफरेंट पार्ट्स बना दी उसने प्लांट में एक चार्ट पे। तो इन चारों में से अगर देखा जाए तो बच्चा जो है, जो थर्ड ऑप्शन है कि उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, यहाँ पे बच्चा ज्यादा एक्टिव है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, हैंड ऑन एक्टिविटीज कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस इज, ईवीएस में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट ले रहे हैं, जो रचनात्मक आकलन है, वो क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट एज लर्निंग है, या फिर असेसमेंट अबाउट लर्निंग है? और दो ऑप्शन, कोई दो ऑप्शन सही होंगे, दो ऑप्शन आपको बताने क्या हो सकते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर देखा जाए ना, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जहां पे बच्चे को साथ के साथ जो चीज कराई जा रही है उसके बारे, उस जैसे मान लीजिए क्लास में कोई टॉपिक करवाया टीचर ने सॉइल का, अब सॉइल टॉपिक कराने के बाद सॉइल टॉपिक के ऊपर टीचर ने एक क्यूज अरेंज कर दिया क्लास में, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। के साथ साथ में बच्चे को असेस किया जाएगा कि बच्चे को जो क्लास में पढ़ाया गया है वो उसको कुछ समझ भी आया है या नहीं आया है, या फिर क्लास टेस्ट आप अरेंज करोगे, है ना। तो इस तरह की चीजों से आपको पता चलेगा कि आपने बच्चे को जो पढ़ाया है उसे समझ में आया है वो चीजें या नहीं आई हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जहां पे साथ के साथ बच्चे को टॉपिक के साथ साथ ही बच्चे को असेस किया जाए, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रही है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहाँ होती है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है फाइनल एग्जाम्स जैसे हो गए आपके, जहां पे एंड में बच्चे को टेस्ट किया जाता है, उसकी लर्निंग को समराइज किया जाता है, उसको असेस किया जाता है कि बच्चे ने पूरे साल भर में क्या सीखा, दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो पूरा साल कंप्लीट होने के बाद एंड में ली जाती है, जैसे फाइनल एग्जाम्स। तो इस तरह के असेसमेंट जो है, दिस इज समेटिव असेसमेंट। जो फाइनल एग्जाम्स है ना, दिस इज समेटिव असेसमेंट। ये जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है इसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं, जो क्लास के एंड में, साल के एंड में लिया जाता है, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है जो साथ के साथ असेस किया जाए बच्चे को, एक चैप्टर कराया उसका टेस्ट लिया, नेक्स्ट चैप्टर कराया उसका टेस्ट लिया, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। बट असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है पूरे साल की लर्निंग जो कराई है पूरे साल, उसको चेक करने के लिए साल में एंड में जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है।
उसके अलावा जो असेसमेंट एज लर्निंग है, असेसमेंट एज लर्निंग में बच्चा एक दूसरे को या बच्चा खुद को असेस करता है कि मुझे कितना समझ में आया है। तो खुद की जब असेसमेंट करता है, खुद को जब असेस करता है, उसको कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ईवीएस की, उसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रही है या एज लर्निंग हो रही है। इसमें ऑफ लर्निंग नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ लर्निंग कब होती है, एंड में जो एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम, दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बट यहाँ पे जो लर्निंग हो रही है दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग और एज लर्निंग। ठीक है, दो ऑप्शंस आपको बताने हैं, तो आपको बताना है, अगर आप इसमें एक ऑप्शन बताना होता आपको तो आप बताते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना। बट यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं आपके पास। और असेसमेंट जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ईवीएस की, फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चा क्या है, खुद को असेस कर रहा है और टीचर बच्चे को असेस कर रहा है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है जहां टीचर बच्चे को असेस कर रहा है टॉपिक, हर टॉपिक के बाद। असेसमेंट एज लर्निंग है जहां बच्चा खुद को असेस कर रहा है, असेसमेंट एज लर्निंग। तो जो राइट ऑप्शन होंगे दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ए एंड सी। असेसमेंट अबाउट लर्निंग जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन जो थर्ड है ए एंड सी, ये दोनों सही है। असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस इज असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग लास्ट में होती है जब फाइनल एग्जाम होते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ए एंड सी। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का 15th क्वेश्चन, दैट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट है और रीजन है। स्टेटमेंट दिया है कि फील्ड ट्रिप्स आर एन अफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी इन ईवीएस, की बच्चों में जो फील्ड ट्रिप अगर कराई जाए ना, क्षेत्र भ्रमण कराया जाए, तो बच्चों को प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कि ईवीएस में जो क्षेत्र भ्रमण है ना, दैट इज प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति, अफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी है। बच्चा जो है इजिली चीजों को सीख सकता है। रीजन है कि फील्ड ट्रिप्स प्रमोट मेमोराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट्स एंड प्लेसेस। फील्ड ट्रिप इसलिए कराते हैं, फील्ड ट्रिप से क्या है, बच्चा जो है उन चीजों को रट लेता है, जगह को, इवेंट को और प्लेसेस को रट लेता है। तो रटना नहीं थोड़ी ना, फील्ड ट्रिप इसलिए नहीं कराते कि बच्चा चीजों को मेमोराइज कर ले, रट ले। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को नहीं बढ़ाता है। दिस इज नॉट ट्रू। फील्ड ट्रिप इसलिए करवाई जाती है ताकि बच्चा जो है हैंड ऑन एक्टिविटीज कर सके, हैंड ऑन एक्सपीरियंस उसको हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट हो, चीजों को रियल वर्ल्ड में चीजें कैसी होती हैं उनको वो देख सके, सीख सके उनसे, इसलिए फील्ड ट्रिप्स कराए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फील्ड ट्रिप पे आप लेके जा रहे हो बच्चों को, आपने क्लास में पढ़ाया मान लीजिए फ्लावर के बारे में। अब जब आपने उनको फील्ड ट्रिप पे लेके गए तो आपने बच्चों को फ्लावर दिखाया कि देखो बच्चों ये है फ्लावर, फ्लावर में मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है। तो अगर आपको प्लांट्स के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दिखाने हैं बच्चों को कि ये प्लांट का मेल पार्ट है, स्टाइल स्टिग्मा, सॉरी एंथर एंड फिलामेंट, और ये प्लांट फ्लावर का फीमेल पार्ट है, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी। तो बच्चे को जब प्रैक्टिकली वो करेगा, चीजों को देखेगा, तो उसको लॉन्ग टर्म तक वो चीजें याद रहेंगी, वो चीजों को रटेगा नहीं, समझेगा कि हाँ मेल प्लांट है, ये मेल पार्ट है फ्लावर का, ये फीमेल पार्ट है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये बायसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें वो देख के समझेगा। या फिर लीव्स हैं तो लीव्स की वेनेशंस कैसी होती हैं, पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलेट वेनेशन है, तो इस तरह की चीजें वो समझेगा। तो जो ऑप्शन असर्शन ए है दिस इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू, कि रटने के लिए चीजें फील्ड ट्रिप इसलिए कराते हैं ताकि बच्चा जो चीजों को रट ले, जगहों को रट ले। दिस इज नॉट ट्रू। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो सही है बट आर सही नहीं है। ठीक है, तो 4th इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आपके 15 क्वेश्चन हो गया आज कंप्लीट। और ये 15 क्वेश्चन का जो पीपीटी है आपको मिल जाएगी रिशु साइंस एकेडमी मेरे इस चैनल पे। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारे नोट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। जितनी भी हमारी सीरीज चल रही है, चाहे वो साइंस की है, साइंस की जो थ्योरी चल रही है, या फिर साइंस की पैडागोजी चल रही है, या फिर प्रैक्टिस सेट है, ये सारे आपको यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। उसके अलावा साइंस की ये जो ईवीएस वाली सीरीज है, ये चारों सीरीज के जो नोट्स हैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।